नमस्कार दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में जो है हमने घरों में शिल्प पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 स्थानीय विरासत। स्थानीय विरासत संग्रहालय भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। सामान्यतया संग्रहालयों में मानव की कुछ बेहतरीन और सृजनात्मक उपलब्धियों का भंडार और प्रदर्शन किया जाता है। संग्रहालयों से मूल ऐतिहासिक वस्तुओं का एक प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। हम कौन हैं, यह जानने में संग्रहालय हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। संग्रहालयों व स्वसमूह, स्कूल, कक्षा, पारिवारिक अधिगम, बहुविषयक क्रियाकलापों और जीवन मूल्यों की शिक्षा हेतु एक अनौपचारिक वातावरण होता है। संग्रहालयों में एकत्रित वस्तुओं को अन्वेषण और खोज की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त ज्ञान से संबंधित विषय में और रुचि उत्पन्न की जा सकती है। संग्रहालयों दर्शकों और सृजनात्मक क्षमता को विकसित कर सकता है। संग्रहालय भ्रमण के शैक्षिक लक्ष्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं संग्रहालय में कुछ संग्रहालयों को अधिगम केंद्र क्यों कहा जाता है। यहाँ तो क्वेश्चन दिया है। लक्ष्य क्या है। शैक्षिक संग्रहालय की अवधारणा से परिचित कराना और अमूल्य अधिगम संसाधन के रूप में इस संस्था का उपयोग करना, विभिन्न कला रूपों की जानकारी देना, प्रक्षेपात्मक कौशल का विकास करना, लेखन और मौखिक कौशल का विकास करना, निगमन और निष्कर्ष निकालने वाली शक्तियों का विकास करना, संग्रहालय सीखने की प्रक्रिया को सूचनाप्रद, रुचिकर और मनोरंजक बनाने में सहायता करते हैं। संग्रहालय भ्रमण प्राचीन धरोहर और दुर्लभ हस्तशिल्प के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। क्रियाकलाप 2.1 को देखें। उसमें क्या है, संग्रहालय भ्रमण कक्षा 11 और 12 के लिए है। न कि केवल 11 और 12 के बच्चे नहीं बल्कि सभी बच्चे देख सकते हैं। समय गृह कार्य। संग्रहालय वह स्थान है जहाँ एक ऐतिहासिक, कलात्मक और वैज्ञानिक महत्व की वस्तुएं अध्ययन, संरक्षण और सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु रखी जाती है। भारत में विभिन्न प्रकार के संग्रहालय निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, क्षेत्रीय संग्रहालय, कला संग्रहालय, मानव विज्ञान संबंधी संग्रहालय, इतिहास और पुरातत्व संग्रहालय, स्मारक संग्रहालय, सैन्य संग्रहालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय, अन्य विशिष्ट संग्रहालय जैसे रेल संग्रहालय, रक्षा सेना संग्रहालय इत्यादि। संग्रहालय के उद्देश्य क्या हैं, क्वेश्चन है। सुझाए गए क्रियाकलाप।
क्रियाकलाप देख लें। अपने कस्बे शहर क्षेत्र में स्थित विभिन्न प्रकार के संग्रहालयों की सूची बनाएं। प्रत्येक संग्रहालय की विशेषताओं की सूची बनाएं। प्रत्येक संग्रहालय का पता, समय और रास्ते की जानकारी भी सूची शामिल करें। ये कावड़ गुजरात की है। गुजरात की आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चित्र बना हुआ है। ये कुछ दो लोग यहाँ पर मिल रहे हैं आपस में। यहाँ पर जो है नहाने की जगह है ये। यहाँ पर कुछ सिर पर रखकर ले जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ सैनिक खड़े हैं और यहाँ पर जो है बागों में या पार्कों में घूमा जा रहा है। ये एक नाव है जैसी कुछ लग रही है यहाँ पर। यहाँ पर सभी चित्र दर्शाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ फूल वगैरह जो है बनाए गए हैं। क्रियाकलाप 2.2 को देखें। इतिहास के रहस्य कक्षा 11 के लिए नहीं वरन सभी लोग देख सकते हैं। जब तक किसी वस्तु को अर्थ नहीं देते तब तक उसकी समर्थकता नहीं होती है। संग्रहालय में वस्तुओं के सूक्ष्म निरीक्षण से अतीत कई रहस्यों को उजागर करने में सहायक मिल सकती हैं। वस्तु के संबंधी में कुछ जानकारी तो संग्रहालयों में भी दी गई होती है। यह जानकारी वस्तु पर लगे लेबल अथवा उसके निकट रखी सूचना पट्टिका में दी जाती है। इस जानकारी को सावधानीपूर्वक लिपिबद्ध करें। एक गैलरी विशेष में से एक वस्तु समूह को चुनें और निम्नलिखित अभ्यास को पूर्ण करें। यह वस्तु सिरेमिक, पॉट, पेंटिंग, आभूषण, मूर्ति, वस्त्र इत्यादि हो सकती है। यहाँ पर अभ्यास दिए गए हैं। इस चित्र को आप देख सकते हैं और इसे जो है खुद से कुछ प्रश्न बना सकते हैं जो अपने आप को संतुष्ट करे। चयनित वस्तु को देखें, उसका अध्ययन करने से प्राप्त जानकारी को लिपिबद्ध करें। वस्तु क्या है? यह किससे बनी है? इसे कैसे बनाया गया है? क्या इसे हाथ से अथवा मशीन से बनाया गया है? इसे बनाने में किस उपकरणों का उपयोग किया जाता है? यह अपने से संबद्ध काल के बारे में क्या जानकारी देता है? हम इस वस्तु को बनाने वाले समुदाय के काल और संस्कृति के बारे में क्या समझते हैं? इस वस्तु की किन विशेषताओं ने आपको इसे अध्ययन हेतु चुनने के लिए आकर्षित किया? क्या आज भी ऐसी वस्तुएं बनती हैं? वे डिज़ाइन, उपयोगिता और कौशल कलात्मक में संग्रहालयों में रखी वस्तुओं से किस प्रकार भिन्न है?
ये क्या है? अपशिष्ट सामग्री। ये ऊपर वाला जो चित्र है, ये वाला चित्र जो है अपशिष्ट सामग्री, ऐसा लग रहा है अपशिष्ट सामग्री से बनाई गई कृतियाँ रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। क्या है? रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। ये भी कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है बंदरों का एक झुंड है। क्रियाकलाप 2.3 को देखें। शिल्प के ऐतिहासिक उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। कक्षा 11-12 के वर्ण नहीं सभी लोग देख सकते हैं। यदि आप सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक कक्षा में एक विशिष्ट शिल्प के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखें कि आपको इसके ऐतिहासिक उदाहरण स्थानीय संग्रहालय में मिल सकते हैं या नहीं। संग्रहालय की किसी वस्तु विशेष के बारे में 200 शब्दों का लघु निबंध लिखें। उस वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त कौशल और तकनीक को समझें या समझने के लिए उस वस्तु का अध्ययन करें। क्या वे आज प्रयुक्त होने वाले कौशल और तकनीकों से भिन्न हैं? क्या कुछ कौशल और तकनीकें लुप्त हो गई? यहाँ पर दिया गया है। संग्रहालय में रखी वस्तुओं के प्रदर्शन को कैसे अधिक रोचक बनाया जा सकता है? संग्रहालय यहाँ पर दिया गया है। संग्रहालय में प्रदर्शित विविध प्रकार की वस्तुएं। इस समय इसको जो है आप देख सकते हैं। इस समय आप बता सकते हैं कि ये इसका प्रयोग इस समय कौन कर रहे हैं। यहाँ पर घोड़े बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके अलावा जो है खोज करती हुई जो है स्टूडेंट यहाँ पर जो है कुछ टूटी फूटी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। क्रियाकलाप 2.4 देखें। विलुप्त होती विरासत केवल कक्षा 12 के लिए नहीं वरन सभी देख सकते हैं। गृह कार्य है। हमारे देश के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में शिल्प का महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें और कक्षा में वाद विवाद और चर्चा हेतु इससे प्रेरणा लें। ये झाड़ फनूस लैंप, यूरोप में निर्मित कुर्सियाँ, खूबसूरत कपड़े, टोपियाँ, अंग्रेजी कोट, महिला टोपी, फ्रॉक्स, चांदी के मढ़ी हुई बेत और अपने घर की ऐश्वर्ययुक्त साज सज्जा कुछ नहीं बल्कि भारत की गरीबी के प्रतीक चिन्ह है। भारत के भूख स्मृति चिन्ह। इन यूरोपीय निर्मित वस्तुओं पर जो रुपया आपने खर्च किया वह वो रुपया है जिसे अपने आप उस गरीब भाई ईमानदार से प्रकार से छीना है जिसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक कट्टर सदस्य का भाषण से उद्धत 1891 कौशल का समाप्त होना किसी प्रजाति के नष्ट होने
विरासत के समाप्त होने अथवा विलुप्त होने के समान है। आज देश के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में शिल्प और भूमिका की स्पष्ट और सटीक समझ आवश्यक है। क्या हम ऐसे परिदृश्य की कल्पना कर सकते हैं जहां मशीन निर्मित वस्तु हस्त निर्मित कलाकृतियों को पूर्णतया प्रतिस्थापित कर देगी? क्या हम ऐसे ग्रामीण समुदायों की कल्पना कर सकते हैं जो अपने संग्रहालयों में, घरों में अपने शरीर पर केवल मशीन निर्मित सिंथेटिक उत्पादों का उपयोग करते हों? क्या हम ऐसी परिकल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में शिल्प अपने संबद्ध कला कौशल के साथ वातावरण से निर्मित लुप्त हो गई? यदि अत्यधिक सतर्कता न बरती गई तो परिदृश्य अपरिहार्य है। ग्रामीण बाजारों में बढ़ती हुई प्लास्टिक संस्कृति समाप्त होते हुए ग्रामीण मूल्य और ग्रामीण आचार विचार उपभोक्तावाद के आने से रंग आकार के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया को खतरा है। इस कारण कला कौशल लुप्त प्राय हो जाते हैं। पहले ही हम देख रहे हैं कि हाथ से गढ़े हुए सोने के समान दमकते पीतल के बर्तन, जिनके कारण प्राचीन काल के ग्रामीण भारत की रसोई देखने के योग्य थी, अब वही लुप्त होकर संग्रहालयों में एंटीक बन गए हैं। एंटीक का मतलब होता है प्राचीन काल का सामान। ग्रामीण घरों में पीतल और तांबे का स्थान स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम ने ले लिया। आग की भट्टियों में पकी हुई मिट्टी की टाइलों को छतों पर रखा जाता था। प्रत्येक टाइल पर टेराकोटा और काले रंग के आसमान शेड होते थे या होते हैं, जिनका रंग आग और धुएं द्वारा निर्मित होता है। टेराकोटा से निर्मित इन रचनाओं में आकस्मिक उत्पत्ति का यह विशिष्ट गुण अब लुप्त हो चुका है। ये जो है टेराकोटा से जो निर्मित किया गया होगा। गांव में कुम्हार अब छत बनाने हेतु काम में आने वाली खपरेली भट्ठी में नहीं पकाता। टेराकोटा की खपरेला वाली छतें और कंक्रीट जैसी सामग्री से प्रतिस्थापित हो रही है, जो ताप को बढ़ाती है और छोटे घरों के लिए हानिकारक होती है। पोत की एक विशिष्ट खूबसूरती नंगे पैरों के नीचे नरकट की बुनी हुई चटाई का एहसास, बुनकर के हाथों और आँखों के मध्य ध्यान की स्थिति जब यह शटल को उछालता है और जिसके परिणाम स्वरूप आसमान बुनाई जन्मती है। यह इस यांत्रिक भौतिकवादी संसार में इसे कमी माना जाता है, लेकिन रचनात्मक संसार में यही कमी कपड़े को विशिष्टता प्रदान करती है। हाथ से बुने हुए कोई भी दो कपड़े एक जैसे नहीं हो सकते। शिल्पकार के हाथ में जीवन और हाथ से बुना हुआ कपड़ा
पहनने पर त्वचा को छूता है और ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर जो है कुम्हार द्वारा बनाया गया घड़ा या मटका एक यहाँ पर लिखा है, एक प्लास्टिक का बर्तन कितने दिन चलता है? क्या आपको लगता है कि यह मिट्टी अथवा धातु के बर्तन का बेहतर विकल्प है? पुपुल जैकर द चिल्ड्रन ऑफ बैरन विमेन। प्लास्टिक का कुछ है यहाँ पर मिट्टी से बनी छत खपरेली मध्य प्रदेश से है। स्थानीय विरासत क्या है? स्थानीय विरासत विचार विमर्श और निबंध के विषय में। ऊपर लिखित दोनों अनुच्छेदों के मुख्य विचार बिंदु क्या हैं? शिल्प देश के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में कैसे योगदान रखता है? प्लास्टिक के आने और औद्योगिकरण के कारण पारंपरिक मूल्यों का ह्रास कैसे हुआ? पारंपरिक शिल्पकार कारखानों में निर्मित सस्ते और अत्यधिक मात्रा में उत्पादित सामान से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? बुलबुल जैकर के अनुसार कारखानों में निर्मित और हस्तनिर्मित वस्तुओं में क्या अंतर है? क्या आप इससे सहमत हैं? हस्तनिर्मित में ऐसा क्या है जो यांत्रिक रूप से उत्पादित वस्तुओं में नहीं है? यदि कारखानों में निर्मित वस्तुएं उच्च स्तरीय मानकीकरण की गारंटी देती है तो पारंपरिक हस्तशिल्प का चयन क्यों किया जाए? जब एक शिल्प वस्तु का धार्मिक महत्व समाप्त हो जाता है तो शिल्प परंपरा का क्या होता है? घरेलू उदाहरणों से समझाइए। जब एक प्रतिमाएं बहुतायत से उत्पादित की जाती है और गणेश जी की प्लास्टिक की मूर्ति चीन में बनाई जाती है तो फिर उपभोक्ता उत्पादक के लिए इसका अर्थ और महत्व कौशल के लुप्त हो जाने से विरासत लुप्त और कमजोर कैसे होती है? कई सदियों से शिल्प परंपराओं में परिवर्तन आया। शिल्पी समुदाय के लोग अन्य क्षेत्रों में चले गए। उन्होंने अपना व्यवसाय बदल लिया और नई मांगों की पूर्ति हेतु शिल्प उत्पादों का विकास किया। एक केस स्टडी के निम्नलिखित उदाहरण को पढ़ें। शिल्प क्षेत्र में परिवर्तन के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालें। यह रहा खूबसूरत बना हुआ झोपड़ी। फूस से निर्मित छप्पर वाला घर असम में है। चंबा से कैलिफोर्निया तक। अब मुझे चंबा में डोगरा बाजार में भी मिल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि चंबा हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है? हकम सिंह ने पूछा। वह कई प्रकार की धातुओं के मिश्रण से बनी छोटी छोटी खूबसूरत मूर्तियों के बीच बैठे थे। यह स्थान कई दिल्ली के बाहर स्थित सूरज कुंड है। यहाँ
प्रतिवर्ष फरवरी में वार्षिक शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। हकम सिंह ने काला कोट पहना और उसके गले में हरे रंग का मफलर है। वह सिर पर चमकीली कुल्लू टोपी पहनते हैं और उसकी छोटी सी दाढ़ी है। ऐसा लगता है कि वह दिल्ली जैसे महानगर में भी घर जैसा अपनापन महसूस कर रहे हैं। वह बताते हैं कि वह अक्सर क्राफ्ट्स म्यूजियम में आते रहते हैं। इस केंद्र के माध्यम से मेरी कला को पहचान मिली। मैं अपनी शिल्पकला में सुधार के लिए नई तकनीकें डिज़ाइन सीखता रहता हूँ, साथ ही नए संपर्क भी बनाता हूँ। उनकी ऑर्डर बुक नए बुक संपकों से भरी हुई, जिसमें कैलिफोर्निया तक के विक्रेता शामिल हैं। म्यूजियम में आने वाले अन्य शिल्पकारों के साथ उसकी दोस्ती भी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अन्य शिल्प सीखने में भी सहायता मिलती है। भारतीय शिल्प संबंधी पुस्तकों में छापी गई तस्वीरों पर आधारित डिजाइनों से धातु में कुछ नई वस्तुएं बनाने की प्रेरणा मिली। गर्व से भरे हकम सिंह को कहना है, यदि आप शिल्पकार हैं और खूबसूरत चीज़ों पर नज़र रखते हैं, एक शिल्प से दूसरे शिल्प को अपनाना आपके लिए रोचक है। यह विचित्र बात है कि हकम सिंह एक प्रशिक्षित डेंटिस्ट टेक्नीशियन हैं और उन्होंने अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ काम भी किया। उसके पिता अंग्रेज के साथ डेंटिस्ट थे और काम के सिलसिले में लाहौर गए थे। पिता और पुत्र की इस जोड़ी ने सोने और चांदी के आभूषण निर्माण की पारिवारिक शिल्पी परंपरा से अलग हटकर कार्य किया। जब हकम सिंह अस्पताल में कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने धातु में मूर्तिकला के अपने शौक को पुनः विकसित करने का निर्णय किया। जब वह युवा थे तो उन्होंने अपने एक मित्र के परिवार से यह शिल्प सीखा। वह परिवार चंबा के उन शेष 3 परिवारों में से हैं जो अभी पीतल, गन मेटल उसे कहते हैं, तांबे और रागे की मिश्रित धातु है गन-मेटल और अन्य मिश्रित धातुओं के माध्यम के उपयोग से धातु शिल्प की समाप्ति हो चुकी वैक्स एंड सैंड कास्टिक प्रविधियों से कार्य करते हैं। यहाँ कुछ डिज़ाइन तैयार है। ये ऐसा लग रहा है कि किसी पर जो है इस पर बैठा हुआ एक आदमी यहाँ पर है। धातु शिल्प बिहार में है। ये कहाँ है? बिहार में। स्थानीय विरासत।
पिछले कई वर्ष में उन्होंने अन्य शिल्पकारों के साथ निरंतर संपर्क और हुआ बातचीत से अपनी तकनीक को पूर्ण रूप से निखारा और अधिकांश पारंपरिक शिल्पकारों की तुलना में अधिक व्यापक अवसर मिलने के कारण हकम सिंह आज एक प्रवीण शिल्पकार बन गए। हकम सिंह अपने कौशल को दूसरों के साथ बांटने में विश्वास रखते हैं। वे ऐसे शिल्पकार संघ के सदस्य बन गए हैं जहां उनके जैसे कई कारीगर कूड़ा बीनने वाले किशोरों को स्वयं शिल्प कौशल सिखाते हैं ताकि उन्हें आजीविका के वैकल्पिक संसाधनों हेतु प्रशिक्षित किया जा सके। उनकी पहली परियोजना और कार्यशाला हाल में ही भीलवाड़ा राजस्थान में आयोजित की गई थी। शिल्पकार संघ द्वारा यात्रा, भोजन और रहन-सहन के खर्च वहन किया जाता है और कारीगरों द्वारा बेसहारा बच्चों को 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसकी यह रोचक कहानी सुनने के बाद जैसे ही हम चलने वाले थे, हकम सिंह ने बताया, अब एक बड़े अमेरिकन संग्रहकर्ता के निमंत्रण पर वह कैलिफोर्निया जा रहे हैं। वहीं उसके लिए टिकट, रहन-सहन और सामग्री की व्यवस्था करेगा तथा उसके भुगतान भी करेगा। वे वहां 3 महीने तक रहेंगे। संग्रहकर्ता द्वारा स्वयं के लिए चुने गए डिजाइन सोने, चांदी तथा कांसे में तैयार करेंगे। प्रीति जैन एक्सप्लोरिंग इंडिया क्राफ्ट्स जो है, प्रीति जैन एक्सप्लोरिंग इंडियन क्राफ्ट्स, यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है चूड़ी वगैरह, कंगन वगैरह बनाए गए हैं। यहाँ पर विचार विमर्श निबंध विषय, पारंपरिक शिल्पकार को तब कैसा लगता है जब उसे वह वस्तुएं बनानी पड़ती हैं जिनका उसके लिए न तो कोई धार्मिक महत्व होता है और न ही कोई स्थानीय बाजार। ऐसा व्यक्ति अपनी पृष्ठभूमि से कैसे जुड़ा रह सकेगा? क्या उसके इस प्रकार जुड़े रहने की आवश्यकता है? आपके क्षेत्र में कौन सी शिल्प परंपराएं प्रसिद्ध हैं और वे लुप्त क्यों हुई? उन्हें पुनर्जीवित करने हेतु क्या किया जा सकता है? ये जो है, ये क्या है? ये जो पहचान में नहीं आ रही है। इसके अलावा ये खूबसूरत बना हुआ महल डिजाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर। यहाँ पर आप पार्क देख सकते हैं। ये सब पार्क हैं, पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। ये डिजाइन है, यहाँ पर डिजाइन तैयार किया गया है। इसके अलावा ये बीच में कुछ स्तंभ हैं, यहाँ पर डिजाइन तैयार किया गया है। इसके बाद हमारा जो है ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। तो आपको दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।